डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हो। आपका जो अध्ययन है, या फिर हम ये कह दें कि आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है। आपकी पढ़ाई को बाधित होने से रोकने के लिए हम आपको क्लास 12th के भौतिक विज्ञान के कुछ चैप्टर आपको ऑनलाइन उपलब्ध करवाएंगे। आपकी जो भौतिक विज्ञान की क्लास 12 की जो बुक है वो 10 यूनिट में डिवाइड है। टोटल यूनिट आपकी है 10, और 10 यूनिट जो है अलग अलग अंक बार की है। आपकी जो पहली यूनिट है जिसका नाम स्थिर वैद्युतिकी है, ये वाली जो यूनिट है इसमें 4 चैप्टर हैं, यानी 4 चैप्टरों से मिलकर ये यूनिट बनी हुई है। और ये जो यूनिट है आपके 7 नंबर की आपसे बोर्ड की एग्जाम पूछी जाती है। और जो 7 नंबर है वो डिवाइड कैसे हैं? इसमें एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक 2 नंबर का और एक 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थिर वैद्युतिकी में हम क्या करेंगे? स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, यानी लगातार जो 4 चैप्टर आपके चलते हैं वो स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आते हैं। और अगले जो 5 चैप्टर आपके 5 से लेकर 10 तक जो चैप्टर है, जो 6 चैप्टर हैं वो किस में आते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं। ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हम क्या करेंगे? स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम गतिमान आवेशों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। 5 से लेकर जो 10 तक चैप्टर हैं आपके वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आएंगे। अब स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत 4 चैप्टर हैं, और इन 4 चैप्टरों में पहला चैप्टर आपका है विद्युत क्षेत्र। ठीक है। विद्युत क्षेत्र के बारे में हम थोड़ा विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं आवेश के बारे में। आवेश के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा विद्युत क्षेत्र पढ़ने के लिए। ठीक है। छोटा सा टॉपिक है आवेश का। देखिए, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। और आगे से अगर हम केवल आवेश कह रहे हैं तो आपको समझना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? विद्युत आवेश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, आवेश जो होता है इसकी कोई ऐसे सहज परिभाषा नहीं दी जा सकती जिसके आधार पर हम समझ जाएं कि आवेश क्या है। हम आवेश को इसके प्रभाव या इसके व्यवहार के आधार पर हम समझते हैं, यानी प्रभाव कैसा दिखाएगा आवेश, व्यवहार कैसा करेगा, उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वस्तु के पास आवेश है या नहीं है। ठीक है। देखो कैसे, बहुत से उदाहरण हम देखते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि हम ये कह दें कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को हमने क्या किया? बहुत छोटा कर लिया। दैनिक जीवन में आप बहुत सारे उदाहरण देखते हो। जैसे मान लो कंघी को अगर हम बालों से रब करते हैं, कंघी क्या करती है? धूल के छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ क्या करने लगती है? आकर्षित करने लगती है। तो वो कंघी क्या कर रही है? पहले सामान्य थी, उससे भिन्न व्यवहार दिखा रही है। ऐसे ही जैसे मान लो कागज़ के टुकड़े हैं, कागज़ के टुकड़े करने के बाद में हमने क्या कर लिया? इनको फैला लिया। ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये वस्तु है, पेन है। इस पेन को अगर हम इनके पास लेके जाते हैं, ये कागज़ के टुकड़े इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अगर इस पेन को हम बालों से रगड़ दें, बाल तो मेरे छोटे हैं अभी, मैं रगड़ देता हूँ इससे कपड़े से हम क्या कर रहे हैं? इसको रब कर रहे हैं। रब करने के बाद में हम क्या करते हैं? ये कागज़ के टुकड़े इसकी तरफ क्या होने लगते हैं? आकर्षित होने लगते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? ये टुकड़े इसकी तरफ क्या करने लगते हैं? आकर्षित होने लगते हैं, इसके साथ चिपक जाते हैं। यानी ये वस्तु क्या कर रही है? पहले की तुलना में एक भिन्न व्यवहार दिखा रही है, एक भिन्न व्यवहार प्रदर्शित कर रही है। यानी ये सामान्य से एक भिन्न व्यवहार हमें दिखा रही है या प्रदर्शित कर रही है। तो हम ये कहेंगे कि इस वस्तु के पास क्या है? आवेश है। पहले इसका व्यवहार सामान्य था, इसके पास आवेश नहीं था। इस व्यवहार के आधार पर हम ये बताएंगे इस वस्तु के पास क्या है? आवेश है। और इस वस्तु को हम क्या कहेंगे? आवेशित वस्तु कहेंगे। तो हमने किसके आधार पर देखा? प्रभाव और व्यवहार के आधार पर देखा कि इस वस्तु के पास क्या है? आवेश है। और इस वस्तु को हम क्या कहेंगे? आवेशित वस्तु कहेंगे। आवेशित वस्तु कहेंगे। और वस्तु क्या है? सामान्य से क्या कर रही है? सामान्य से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित कर रही है, या फिर हम ये कह दें कि सामान्य से भिन्न व्यवहार दिखा रही है। ठीक है। तो हम ये परिभाषा बना सकते हैं कि आवेश की क्या बना सकते हैं कि आवेश पदार्थ का वह गुण है, आवेश पदार्थ का वह गुण है या लक्षण है
जिसके कारण वस्तु सामान्य से क्या करती है, भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करने लगती है। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा नॉर्मल हम बता सकते हैं। ये परिभाषा आपको वैसे ध्यान में नहीं रखनी है, एक परिभाषा मैं आपको आगे बताऊंगा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो एक बात आपको इसमें आवेश के बारे में ये ध्यान में रखनी है कि आवेश क्या होता है। आवेश पदार्थ का निज गुण होता है। आवेश पदार्थ का निज गुण है। ठीक है, निज गुण का मतलब होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक या निज का मतलब होता है मूलभूत कह दें, मूलभूत कह दें, मूलभूत यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, या फिर हम कहते हैं आधारभूत। देखो इसका मतलब क्या होता है, मूलभूत या आधारभूत या इंट्रिंसिक या निज गुण का मतलब क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर हम रिसर्च नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि पदार्थ के हम ऊपर के लेवल से हम गुण पढ़ते आ रहे हैं और नीचे तक पहुंचे, यानी हम आवेश तक पहुंचे। अब आवेश किससे मिलकर बना हुआ है ये नहीं बताया जा सकता। ठीक है, वो आवेश किससे मिलकर बना हुआ है, यानी आवेश के अंदर के जो गुण हैं वो हम नहीं बता सकते। इसलिए हम आवेश को क्या कह रहे हैं, आवेश का जो गुण, आवेश वाला जो गुण है उसको हम क्या कह रहे हैं, निज गुण कह रहे हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आवेश क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी है पदार्थ की, लास्ट प्रॉपर्टी है पदार्थ की, इस पर हम और रिसर्च नहीं कर सकते, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, निज गुण कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही मास है, ऐसे जो मास होता है, आपसे पूछा जाए कि मास किससे मिलकर बना हुआ है, नहीं बताया जा सकता, इसलिए मास को भी हम क्या कहते हैं, निज गुण कहते हैं। ठीक है, मास को भी हम क्या कहते हैं, निज गुण कहते हैं। एक तरीका हम और बता सकते हैं कि निज गुण कौन सा होगा। जैसे मान लो कि दो आवेश हैं आपके पास, प्लस प्लस आवेश, ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब ये प्रतिकर्षण बल कितना होगा, कितने मान का होगा, वो तो हम बता सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो तो हम बता सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बल क्यों लग रहा है ये नहीं बताया जा सकता। ठीक है, इसलिए आवेश जो होता है वो पदार्थ का क्या होता है, निज गुण होता है। जैसे मास के बारे में कह सकते हैं कि हमारे पास दो द्रव्यमान के पिंड हैं, एक m1 द्रव्यमान का है, एक m2 द्रव्यमान का है, इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, कितना लगेगा बता सकते हैं, उसका मान बता सकते हैं, लेकिन क्यों लगेगा, क्यों लग रहा है, एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित क्यों कर रहा है, नहीं बता सकते हैं। इसलिए मास को भी हम क्या कहते हैं, निज गुण कहते हैं। तो निज गुण कौन सा होता है, यानी पदार्थ का लास्ट गुण है, उसके बारे में और रिसर्च नहीं किया जा सकता, तो गुण कौन सा होता है, निज गुण होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पदार्थ आवेश का क्या होता है, आवेश का पदार्थ का आवेश जो होता है वो क्या होता है, निज गुण होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी इसके बारे में हम और रिसर्च नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो एक परिभाषा हम बनाते हैं, आवेश की एक परिभाषा हम बनाते हैं। परिभाषा हम ये बना रहे हैं कि किसी पदार्थ पर आवेश का होना, किसी पदार्थ पर आवेश का होना, चार्ज का होना, ऐसा लक्षण या ऐसा गुण है, ऐसा लक्षण या ऐसा गुण है जिसके कारण, परिभाषा मैं आपको लिख के बता रहा हूं, इसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। जिसके कारण पदार्थ क्या करेगा, जिसके कारण पदार्थ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, वह इन दोनों का अनुभव करता है। किन दोनों का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। ठीक है, अब देखो इसको समझने की कोशिश करना, मेरे साथ समझ में आ जाएगी आपके। देखो पदार्थ पर आवेश का होना, अगर पदार्थ पर आवेश है तो वो ऐसा लक्षण है जिसके कारण क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और इन दोनों का वो पदार्थ क्या कर रहा है, अनुभव भी कर रहा है। कैसे, देखो जैसे हमने कहा कि एक प्लस आवेश है, एक प्लस आवेश हमने यहाँ पे रखा, ये वाला जो प्लस आवेश है इसके चारों तरफ एक निश्चित एरिया है, निश्चित फील्ड है। उस फील्ड में अगर ये आवेश आएगा तो ये आवेश क्या करेगा,
ये वाला जो आवेश होगा इस आवेश के द्वारा क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, अगर इस आवेश को हम बहुत ज्यादा दूरी पे रख दें तो इसके कारण ये प्रतिकर्षित है, इसके कारण ये आवेश प्रतिकर्षित नहीं होगा। ठीक है, यानी इस आवेश के चारों तरफ एक निश्चित फील्ड है, एक निश्चित एरिया है। उस निश्चित एरिया में अगर दूसरा कोई आवेश आता है तो वो आवेश उस आवेश के कारण जो वहां पे रखा हुआ था पहले से, उसके कारण क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। वो बल प्रतिकर्षण करने वाला होगा या आकर्षण करने वाला होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस आवेश पे डिपेंड करेगा। अगर ये प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ये माइनस है तो ये आकर्षण बल अनुभव करेगा। कौन सा आवेश अनुभव करता है, ये वाला। फील्ड किसका है, इस आवेश का। ठीक है, तो आवेश के कारण क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। विद्युत क्षेत्र किसको कह रहे हैं, यानी किसी स्थिर आवेश के चारों तरफ का एक फील्ड है, उसमें अगर कोई दूसरा आवेश आएगा तो क्या अनुभव करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। उस फील्ड को ही हम क्या कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। यह विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ, आवेश के कारण उत्पन्न हुआ। और सदैव विद्युत क्षेत्र जो होगा वो किसके कारण उत्पन्न होगा, स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, स्थिर आवेश होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अगर आवेश गतिमान होता है तभी क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र देखो कैसे उत्पन्न होता है। एक तो चुंबकीय क्षेत्र हम कहते हैं किससे, चुंबकीय क्षेत्र हम किसको कहते हैं, देखो चुंबक जो होती है, ये मान लो कि एन सिरा, ये एस सिरा है। चुंबक के पास में अगर हम लोहे का बुरादा रख रहे हैं तो लोहे का बुरादा चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। अगर ये लोहे का बुरादा बहुत ज़्यादा दूरी पे रखा हुआ है तो लोहे का बुरादा इसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, यानी इस चुंबक के चारों तरफ भी क्या है, एक निश्चित फील्ड है, एक निश्चित एरिया है। उस एरिया में अगर हम लोहे का बुरादा ला रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं, तब तो ये लोहे का बुरादा इसके द्वारा बल का अनुभव करता है। ठीक है, कौन से बल का, चुंबकीय बल का। ठीक है, यहाँ पे बल कौन सा होगा, अगर हम आवेश के बारे में कह रहे हैं या विद्युत क्षेत्र के बारे में कह रहे हैं तो वहाँ पे विद्युत बल होता है, यहाँ पे कौन सा बल होगा, चुंबकीय बल होगा। तो चुंबकीय चारों तरफ एक निश्चित फील्ड है, एक निश्चित एरिया है, उसमें अगर लोहे का बुरादा रखेंगे तो वो क्या होगा, इस चुंबक की तरफ आकर्षित होगा। इस निश्चित फील्ड को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगर ये लोहे का बुरादा बहुत ज़्यादा दूरी पे रखा होगा तो इसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो निश्चित एरिया होता है, निश्चित जो फील्ड होता है, उसे हम क्या कह रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र कह रहे हैं। आगे देखो, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि किसी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, हमने आई मान के इसमें धारा प्रवाहित कर रखी है, तो तार एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसे हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी किसी चालक तार में अगर हम धारा प्रवाहित करवाएं तो तार क्या बन जाता है, एक चुंबक बन जाता है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। और कब तक करता है, जब तक हम उसमें धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तार है ये चुंबक बन गया तो इसके चारों तरफ भी क्या बन गया, एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया। तो यहाँ पे किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बना, धारा के कारण। और धारा क्यों बनी, आवेश बहने के कारण। यानी इसमें आवेश बह रहे हैं, उसके कारण धारा बन रही है। इसका सीधा ये मतलब होगी, आवेश के कारण उत्पन्न क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। आवेश के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो आवेश क्या करेगा, आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आवेश क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी इसके चारों तरफ का जो एरिया बनेगा उसे हम क्या कह देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। क्योंकि ये तार किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, एक चुंबक की तरह ही व्यवहार कर रहा है। ठीक है, एक साथ में अगर हम इस तार के पास में क्या रख दें, चुंबक रख दें, एक हल्की चुंबक रख दें, इसका ये एन सिरा है, ये एस सिरा है, तो और जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करवाएं, ठीक है, तो ये जो चुंबक होती है क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। विक्षेपित होने का ये मतलब होता है कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र था, इसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र होगा और इसका भी एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ पे ये वाले जो आवेश हैं वो इस चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। यानी इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और अभी हमने देखा था कि जैसे एक ये वाला आवेश, इसके चारों तरफ क्या है, एक निश्चित क्षेत्र है जिसे हम क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र कह रहे हैं। इसमें अगर कोई दूसरा आवेश लाया जाएगा तो ये क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र किसका है, इस आवेश का है। बल का अनुभव कौन कर रहा है, ये वाला आवेश। ठीक है, बल का अनुभव कौन कर रहा है, ये वाला आवेश। या फिर हम ये कहते हैं कि ये वाला आवेश इस आवेश के विद्युत क्षेत्र का अनुभव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आवेश है वो इसके चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो परिभाषा हम क्या बता रहे हैं, किसी वस्तु पर आवेश का होना, आवेश का ऐसा एक लक्षण है, एक ऐसा गुण है जिसके कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। और आवेश उन दोनों का अनुभव करता है, किनका,
ये वाला आवेश विद्युत क्षेत्र का अनुभव कर रहा है, इसमें जो आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव कर रहा है। ठीक है, ये परिभाषा हम बता सकते हैं। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दी गई है कि आप नोट्स बनाते समय नोट करोगे। ठीक है, आगे देखो, आगे आवेश के प्रकार है। नॉर्मली आपको सीधा ध्यान में रखना है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। धनावेश ऋणावेश देने का तर्क क्या था, कारण क्या रहा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि धनावेश ऋणावेश नाम क्यों दिए। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, धनावेश और ऋणावेश। ये नामांकन जो है, ये नामकरण जो है किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ये नाम दिए थे किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। ठीक है, अब देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था, इसमें एक प्रयोग था कि जैसे कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं, कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े के साथ रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद में कांच की छड़ को अगर हम कागज के टुकड़ों के पास ले जाएं, जैसे अभी हम प्रयोग कर रहे थे पेन वाला, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ने के बाद में अगर हम कांच की छड़ को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं, तो कागज के टुकड़े कांच की छड़ की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसका ये मतलब होगा कि कांच की छड़ के पास आवेश है। ठीक है, और जिन दो युग्मों को रगड़ा जाता है, जैसे अभी हम पेन को रगड़ रहे थे कपड़े के साथ, कांच की छड़ को रगड़ा गया रेशम के कपड़े के साथ, यानी एक युगल बनेगा, एक जोड़ा बनेगा। जिन जोड़ों को आपस में आवेशित करने के लिए रगड़ा जाता है, रगड़ने के बाद में वस्तु के पास आवेश आ जाएगा। ठीक है, जिन जोड़ों को रगड़ा जाता है उनमें से एक के पास एक प्रकार का आवेश आएगा, दूसरे के पास दूसरे प्रकार का आवेश आएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन दोनों के पास जो आवेश बताया उस स्वेच्छा से बताया था कि कांच की छड़ के पास पॉजिटिव आवेश होगा और रेशम के कपड़े के पास नेगेटिव आवेश होगा, स्वेच्छा से बताया गया है ये। ठीक है, वहीं से नामकरण चला हुआ है। पहले कुछ कम युग्म थे, अब तो हम बहुत सारे बना सकते हैं ऐसे युग्म जिनको हम आपस में रगड़ें। पहले युग्मों की संख्या सीमित थी। ठीक है, तो यहाँ पे कांच की जो छड़ थी उसके पास प्लस आवेश बताया गया, स्वेच्छा से बताया गया, और रेशम के कपड़े के पास नेगेटिव आवेश बताया गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भी कि कांच की छड़ के पास पॉजिटिव क्यों होता है, रेशम के कपड़े के पास नेगेटिव क्यों होता है, वो हम आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में वो सिद्धांत पढ़ेंगे। अब इसमें देखो कि कांच की जो छड़ है और रेशम के कपड़े के साथ रगड़ने के बाद में कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। इसका ये मतलब होगा कि कांच की छड़ के पास आवेश है, रेशम के कपड़े के पास भी आवेश है। ठीक है, लेकिन विपरीत प्रकृति का होगा। इसके बाद जो आवेश है उसका विपरीत होगा। अब हम क्या करते हैं कि कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े के संपर्क में ले आए, दोनों को आपस में सटा दें, रगड़ नहीं रहे, आपस में सटा दें। सटाने के बाद में अगर हम कांच की छड़ को कागज के टुकड़े के पास ले जाएं, तो कागज के टुकड़ों को कांच की छड़ अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती। इसका ये मतलब है कि कांच की छड़ ने अपना आवेश खो दिया। कांच की छड़ का आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और रेशम के कपड़े का भी आवेश क्या हो गया, 0 हो गया। पहले दोनों के पास आवेश था, हमें कैसे पता चला, क्योंकि वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। ठीक है, लेकिन अब कांच की छड़ के पास आवेश 0 है। क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि कागज के टुकड़ों को कांच की छड़ अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रही। ठीक है, देखो मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि समान परिमाण की संख्या हमारे पास है +5 है, और उसी परिमाण की संख्या हमारे पास है विपरीत प्रकृति की है या फिर नेगेटिव है, परिमाण उतना ही है। ठीक है, दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है, 0 आता है। दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है, 0 आता है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, दोनों को हम संपर्क में ला रहे हैं, सटा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इस पर जो आवेश था और इस पर जो आवेश था, दोनों का परिमाण समान था। जितना आवेश इसके पास था उतना ही आवेश इसके पास था। ठीक है, लेकिन दोनों की प्रकृति क्या थी, विपरीत थी। हमने दोनों को ऐड किया, यानी दोनों को हमने सटाया, टोटल आवेश क्या हो गया, 0 हो गया। इसी कारण आवेश के 2 प्रकार बनाए गए और ये नाम दिए गए धनावेश और ऋणावेश। तीसरे प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, ये तर्क दिया गया है, यानी इसके पीछे हम ये सोच सकते हैं कि ऐसा तर्क रहा होगा। इसका हम कोई प्रूफ तो दे नहीं सकते, हम ये बता सकते हैं कि इसके पीछे ये तर्क रहा होगा। ठीक है, आगे देखो, आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। एक जैसे अभी हमने देखा था कि आवेश के प्रकार,
और एक छोटी सी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि समान जो आवेश होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। नॉर्मली आप पढ़ते आ रहे हो शुरू से, यानी जब मान लो कि 7वीं 8वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, एक विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इनको समझाने के लिए आपकी बुक में एक प्रयोग तो दिया गया है कि जैसे कांच के छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ने के बाद में एक दूसरी छड़ कांच की हम लें, उसको भी रेशम के कपड़े के साथ रगड़ें, दोनों कांच के छड़ों को अगर हम पास में ले आते हैं तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोनों के पास आवेश समान है। वो प्रयोग कोई महत्व नहीं रखता। सीधी बात आपको ध्यान में रख लेनी है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, ये बात है आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखो, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, सरल सा है। आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है कि हमने ये पढ़ा है कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणु से। परमाणु जो होता है इसका केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, नाभिक। नाभिक में कौन होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव यानी धनावेश होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता। तो नाभिक का जो आवेश होगा टोटल क्या होगा, प्लस होगा, धनात्मक आवेश होगा। कक्षा में चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इनके पास आवेश कौन सा होता है, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, एक कोष और है, इस कोष में भी एक इलेक्ट्रॉन है। हमने कह दिया, हम मान के चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरे जाते। वैसे हमने कहा कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस कोष में भी इलेक्ट्रॉन है, इस कोष में भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित है, नाभिक प्लस आवेशित है, या फिर हम ये कहते हैं धन आवेशित है। इन दोनों के बीच में जो बल काम करेगा वो कौन सा होगा, आकर्षण बल होगा, क्योंकि ये आवेश कैसे हैं, असमान है। ठीक है, अब दोनों के बीच में जो बल लगता है वो किस पे डिपेंड करता है, यानी आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो कूलाम के नियम में हम आगे बढ़ेंगे। दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो किस पे डिपेंड करता है, दूरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर देखें तो दूरी के ये बल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात में होता है। दूरी कम बल ज़्यादा, दूरी ज़्यादा बल कम। ठीक है, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन देखें तो इसकी दूरी इसकी तुलना में क्या है, कम है। तो यहाँ पे आकर्षण बल ज़्यादा होगा, यहाँ पे आकर्षण बल कम होगा। ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कम बल से बंधा होगा। ठीक है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा बल से बंधा होगा। अब ये परमाणु है किसमें, पदार्थ में है। ये परमाणु किसमें है, पदार्थ में है। ठीक है, ये परमाणु है किसमें, पदार्थ में। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को किसी भी प्रक्रिया द्वारा, उष्मा के द्वारा या किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अगर ऊर्जा मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, परमाणु से बाहर आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पदार्थ में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, पदार्थ में आ जाएगा। अब पदार्थ में आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को जब हमने बाहर निकाल दिया तो परमाणु के पास क्या हुआ, धन आवेश का क्या हो गया, आधिक्य हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नेट आवेश जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यानी परमाणु के पास आवेश तो होता है लेकिन जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, यानी जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो नेट आवेश क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, परमाणु के पास नेट आवेश तो 0 होता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला धनावेश का क्या हो गया, आधिक्य हो गया। उस परमाणु को हम क्या कहेंगे, धनावेशित कहेंगे। ठीक है, और अगर हम इस परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दें, तो क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन का आधिक्य हो जाएगा, यानी ऋणावेश का आधिक्य हो जाएगा। तो परमाणु क्या बन जाएगा, ऋण आवेशित बन जाएगा। यही बात पदार्थ पे लागू होती है। क्यों लागू होती है, क्योंकि पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अगर हम पदार्थ से क्या कर लें, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल लें तो धनावेश का आधिक्य हो जाएगा पदार्थ के अंदर, वो पदार्थ क्या बन जाएगा, धनावेशित बन जाएगा। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन दे दें, ऋणावेश का आधिक्य हो जाएगा, वो पदार्थ क्या बन जाएगा, ऋणावेशित बन जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है। ठीक है, पदार्थ को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है, क्योंकि प्रोटॉन तो बाहर आ नहीं सकता। ठीक है, प्रोटॉन नाभिकीय बलों के अंदर बंधा हुआ है और नाभिकीय बल बहुत ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रबल है, प्रोटॉन बाहर नहीं आ सकता। तो पदार्थ को धनावेशित करने के लिए चाहे ऋणावेशित करने के लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल दें, ये पदार्थ क्या बन जाएगा, धनावेशित बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दें, पदार्थ क्या बन जाएगा, ऋणावेशित बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में आपको ये बात ध्यान में रखनी है
कि पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, परमाणु से। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, यानी जितना धनावेश उतना ऋणावेश। अगर हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें किसी प्रक्रिया के द्वारा तो ये धनावेशित बन जाएगी, क्योंकि धनावेश का आधिक्य हो गया। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये ऋणावेशित बन जाएगी, क्योंकि इसमें ऋणावेश का आधिक्य हो गया। और ये बात किस पे लागू होगी, पदार्थ पर। तो वस्तु को आवेशित करने के लिए, पदार्थ को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कौन है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इसमें कोई भागीदारी नहीं करता। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे।